अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ते हुए एयरबस A330 जिसमें 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स सवार थे। इस एरोप्लेन के कैप्टन ने मेडे की कॉल दी। कॉल के चंद मिनट्स बाद ही सिचुएशन खराब हो गई, क्योंकि एरोप्लेन के लेफ्ट इंजन में भी आग लग चुकी थी, जिससे एरोप्लेन की सभी लाइट्स बंद हो चुकी थी और कैबिन का प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन मास्क खोल दिए गए थे। मुकम्मल अंधेरे और एरोप्लेन के तमाम इलेक्ट्रिक सिस्टम्स बंद होने के बावजूद पायलट्स एरोप्लेन को काबू में रखने की कोशिश करते रहे और दूसरी तरफ क्रू मेंबर्स ने फौरन पैसेंजर्स को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार करना शुरू कर दिया, ये जानते हुए कि उनके जिंदा बचने के चांसेस सिर्फ 1% हैं। यह एयर ट्रांसैट फ्लाइट 236 की कहानी है। 24 अगस्त 2001 एयर ट्रांसैट फ्लाइट 236 टोरंटो पेयरसन एयरपोर्ट कनाडा से टेक ऑफ करती है और इसे लिस्बन एयरपोर्ट पोर्चुगल पर लैंड करना था। टोरंटो और लिस्बन के बिल्कुल बीच में अटलांटिक ओशन है। यह फ्लाइट आमतौर पर लगभग 7 घंटे में पूरी होती है। इस फ्लाइट के लिए चूज किया गया एरोप्लेन एयरबस A333 था, जिसमें 362 पैसेंजर्स की सीट्स थीं। इसे ईयर 1999 में बनाया गया था और इस एक्सीडेंट के टाइम तक इसने 10,000 घंटे से ज्यादा की फ्लाइट्स पूरी कर ली थी। इस फ्लाइट में लगभग 46.9 टन फ्यूल भरा गया था, जो सेफ्टी जोन से 5.5 टन ज्यादा था। एरोप्लेन के कॉकपिट में 2 पायलट्स मौजूद थे। रॉबर्ट पीशे, जो कि 48 इयर्स ओल्ड थे, उनके पास लगभग 17,000 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जिनमें से लगभग 800 आवर्स एयरबस A330 पर थे। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर 28 इयर्स ओल्ड के डर्क डिजैक थे, जिनके पास 4,800 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जिनमें से 386 आवर्स इस एरोप्लेन पर थे। एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 के टेक ऑफ से 4 दिन पहले इसकी प्रॉपर चेकिंग की गई थी। इस चेकअप के दौरान इन्वेस्टिगेशन टीम को एरोप्लेन के ऑयल के फिल्टर में मेटल्स की छोटी छोटी चिप्स मिली, जिससे साफ जाहिर हो रहा था इंजन में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन मेटल चिप्स की वजह से टीम ने इंजन को बदलने का फैसला किया। नया इंजन लगाने के बाद टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने इंजन का टेस्ट किया और कोई प्रॉब्लम नहीं पाई। इंजन ने ग्राउंड टेस्ट पास किया, जिससे जाहिर होता है कि यह सही तरीके से काम कर रहा है और एरोप्लेन को फ्लाइट के लिए मंजूर कर लिया गया। रात 1 बजे से पहले एयरबस ने टेक ऑफ किया। पायलट ने एरोप्लेन को ईस्ट की तरफ मोड़ दिया, जिससे यह 39,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। टेक ऑफ के पहले कुछ घंटों बिना किसी प्रॉब्लम के गुजरे। यह एक परसकून और मामूल की फ्लाइट थी। एरोप्लेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा, लेकिन अटलांटिक ओशन के बीच अपनी उड़ान के कई घंटे बाद पायलट्स ने कुछ अनयूजुअल चीज देखी। इंजन रीडिंग के लिए सेकेंडरी डिस्प्ले चेक करते समय उन्होंने राइट इंजन के डेटा में अनयूजुअल चीजें देखी। ऑयल का प्रेशर गैर मामूली तौर पर ज्यादा था, जबकि ऑयल का टेम्परेचर और ऑयल की अमाउंट में कमी भी थी। ये वार्निंग्स एक ऐसा मंजर पेश कर रहे थे जिसे पायलट्स फौरी तौर पर नहीं समझ सके। आमतौर पर फ्लाइट के दौरान इंजन के ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है, इसलिए जब पायलट्स ने ऑयल का टेम्परेचर कम होते देखा तो वो परेशान हो गए। उन्होंने प्रॉब्लम तलाश करने के लिए एरोप्लेन में रखे मैनुअल को चेक किया, लेकिन उन्हें ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे वो इन वार्निंग्स का पता लगा सके। पायलट्स ने इस प्रॉब्लम की खबर अपने मेंटेनेंस कंट्रोल टावर को दी। कंट्रोल टावर में भी बैठे लोग इस प्रॉब्लम की वजह का पता नहीं कर सके। थोड़ी ही देर बाद पायलट्स को एरोप्लेन की सेकेंडरी डिस्प्ले पर एक और एडवाइजरी शो होती है। एरोप्लेन के राइट विंग में फ्यूल बहुत हद तक कम है। ये बात पायलट्स के लिए इतनी ज्यादा परेशान कुन नहीं थी, क्योंकि इस प्रॉब्लम को फ्लाइट के दौरान ही सॉल्व किया जा सकता है। आपको बताते चलें कि एरोप्लेन के दोनों विंग्स में फ्यूल टैंक्स होते हैं, जो एरोप्लेन को फ्लाइट के दौरान स्टेबलाइज रखते हैं। पायलट ने फौरन क्रॉस फीड वाल्व को ओपन कर दिया, जिससे लेफ्ट विंग से फ्यूल राइट विंग में ट्रांसफर होना शुरू हो गया और थोड़ी ही देर में दोनों विंग्स में फ्यूल की क्वांटिटी बराबर हो चुकी थी। अभी सिर्फ 10 ही मिनट गुजरे थे, स्क्रीन पर एक और प्रॉब्लम शो होना शुरू हो गई और वो थी लो फ्यूल। पायलट्स ने देखा कि राइट विंग में फ्यूल फिर से कम हो गया है और दोनों विंग्स को मिलाकर अब इतना फ्यूल नहीं बचा था कि लिस्बन पहुंचा जा सके। यह एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको फ्लाइट के दौरान किसी भी सूरत हल नहीं किया जा सकता था। पायलट्स नहीं जानते थे कि ये वार्निंग्स राइट इंजन में फ्यूल लीकेज की वजह से शो हो रही हैं। इंजन को बदलते वक्त एक संगीन गलती की गई थी। हाइड्रोलिक और फ्यूल ऑयल की लाइंस एक दूसरे के बहुत करीब रखी गई थी। फ्लाइट के दौरान ये दोनों लाइंस एक दूसरे के बहुत करीब आ गईं और दोनों के बीच फ्रिक्शन की वजह से फ्यूल लाइन में एक सुराख हो गया, जिससे फ्यूल लीक होने लगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक एरोप्लेन से इस सुराख से 1 घंटे में 12 से 15 टन फ्यूल लीक हो रहा था। अटलांटिक ओशन के बिल्कुल बीच अब ना तो वो एरोप्लेन लिस्बन ले जा सकते थे और ना ही वो प्लेन को वापस टोरंटो की तरफ डाइवर्ट कर सकते थे। हकीकत में उनके पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था एज़ोर्स आइलैंड। ये आइलैंड अटलांटिक ओशन में मौजूद पुर्तगाल टेरिटरी का हिस्सा है।
कैप्टन ने फौरन एजोर्स आइलैंड एटीसी से राब्ता किया और उन्हें बताया कि वो इस एयरपोर्ट पर फ्यूल की कमी की वजह से लैंड करने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक पायलट को भी यकीन नहीं था कि वो इस एयरपोर्ट तक पहुंच भी पाएंगे या उन्हें ओशन में ही लैंड करना पड़ेगा। उस वक्त एरोप्लेन में 7 टन फ्यूल बचा था, यानी तकरीबन 7000 लीटर्स। देखने में तो ये बहुत ज्यादा है, मगर हकीकत में ये A330 की फ्यूल कैपेसिटी का सिर्फ 6% था और वो भी बहुत तेजी से कम हो रहा था। उनके पास अब सिर्फ 25 मिनट का फ्यूल बचा था, जिससे एजोर्स आइलैंड के एयरपोर्ट तक भी पहुंचना मुमकिन नहीं था। इस दौरान पायलट्स लगातार मेंटेनेंस यूनिट और एटीसी से राब्ते में थे। मेंटेनेंस यूनिट ने पायलट्स को इंस्ट्रक्शंस दी कि वो फ्यूल लीकेज को कंफर्म करने के लिए जहाज को 30,000 से 20,000 फीट तक ले जाएं। मगर पायलट्स ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पायलट्स का मानना था कि अगर फ्यूल लीकेज कंफर्म भी हो गया तो एरोप्लेन को वापस ऊपर ले जाना इम्पॉसिबल होगा। कम से कम उनके पास अभी 39,000 फीट पर ग्लाइडिंग का ऑप्शन तो बाकी है। अगले कुछ मिनट्स में सभी शक दूर हो गए जब एरोप्लेन के राइट इंजन में आग भड़क उठी। यह देखकर एरोप्लेन में अफरा तफरी मच गई और पैसेंजर जो अभी तक सुकून की नींद सो रहे थे, उनके सुकून को डर के बादलों ने ढक लिया। एरोप्लेन में अब 4.5 टन फ्यूल और सिर्फ एक इंजन बाकी था। इस एक इंजन पर एरोप्लेन का चलना पॉसिबल नहीं था, लिहाजा अब धीरे धीरे हाइट कम होना शुरू हो गई। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी की कॉल दे दी गई। फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी स्टाफ ने हर किस्म की सिचुएशन से निपटने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। जहाज जो एयरपोर्ट से अभी भी 240 किलोमीटर दूर था, इसमें अब सिर्फ 6000 लीटर फ्यूल बचा था। इतने में वही हुआ जिसका डर था। जहाज का लेफ्ट इंजन फ्लाइट पर ज्यादा चलने की वजह से जल गया। यहाँ पर पायलट्स का एरोप्लेन को 20,000 फीट तक ड्रॉप न करने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। दोनों इंजन बंद होने की वजह से अब जहाज के अंदर अंधेरा छा गया, क्योंकि इंजन की वजह से ही जहाज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी चलता है। खुशकिस्मती से जहाज का ऑटोमेटिक टर्बाइन इंजन बाहर निकल आया, जो हवा की रफ्तार से सिर्फ इतनी बिजली पैदा करता है कि कॉकपिट के अंदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स चल सके। एयरपोर्ट 120 किलोमीटर दूर था। जहाज 30,000 फीट तक नीचे आ चुका था और पायलट्स को यह फासला सिर्फ ग्लाइडिंग करके पार करना था। पैसेंजर कैबिन में अंधेरा और पिन ड्रॉप साइलेंस ने एक खौफनाक माहौल बना रखा था। ऐसी खामोशी जो शायद किसी बहुत बड़ी मुसीबत का इशारा दे रही थी। वर्स्ट सिचुएशन यह थी कि अगर जहाज एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाया तो इसे ओशन में ही लैंड करना पड़ेगा। इसी वजह से क्रू मेंबर्स ने पैसेंजर्स को पानी में लैंडिंग के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। ओशन में लैंडिंग हर तरह से खतरनाक होती है, क्योंकि अगर मुसाफिर इम्पैक्ट से बच भी गए तो पानी में डूब सकते हैं, और अगर पानी में नहीं डूबे तो ठंडे पानी की वजह से हाइपरथर्मिया से मर सकते हैं। आमतौर पर बिना इंजन के एरोप्लेन को ग्लाइड करना बहुत मुश्किल होता है। सब कुछ जहाज के पिच कंट्रोल पर डिपेंडेंट था, जिसे पायलट्स हैंड स्टिक से कंट्रोल कर रहे थे। एरोप्लेन का अल्टीट्यूड हर मिनट में 2000 फीट पर गिर रहा था, यानी अगले 15 मिनटों में या तो जहाज एयरपोर्ट पर पहुंचेगा या फिर ओशन में। जब जहाज का फासला एजोर्स आइलैंड से 15 किलोमीटर रह गया तो इसका एल्टीट्यूड 13,000 फीट था, और आमतौर पर इतने फासले पर एल्टीट्यूड 3,000 फीट रखना होता है। अब अगर पायलट्स अपना एल्टीट्यूड कम करते तो जहाज की स्पीड बहुत तेज हो जाती और इस सिचुएशन में क्रैश लैंडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए पायलट्स ने जहाज को वहीं एक 360 डिग्री चक्कर लगाने का फैसला किया। यह चक्कर जब पूरा हुआ तो एयरपोर्ट से फासला उतना ही था, जबकि एल्टीट्यूड 5,000 फीट तक गिर चुका था। यह अभी भी ज्यादा था, मगर इतना ज्यादा नहीं था कि एक और 360 डिग्री चक्कर लगाया जा सके। इसीलिए पायलट्स ने जहाज की पोजीशन रनवे की डायरेक्शन में कर ली। नॉर्मल लैंडिंग के समय फ्लैप्स खोले जाते हैं, जिससे ड्रैग पैदा होता है, और इंजन थ्रस्ट बढ़ा दिया जाता है, जिससे जहाज की नोज ऊपर हो जाती है। मगर फ्लाइट 236 के पास इंजन थ्रस्ट तो था नहीं, इसलिए यह लैंडिंग नॉर्मल लैंडिंग से बहुत अलग और बहुत खतरनाक थी। पायलट्स के पास जहाज को लैंड करने का सिर्फ एक ही चांस था, या तो कामयाब या फिर नाकाम। आखिरकार जहाज एक जोर के झटके से रनवे पर लगा और 12 में से 8 टायर फट गए। जहाज को रोकने में थोड़ी मुश्किल तो पेश आई, मगर आखिरकार वह स्किटिंग करता करता रुक ही गया। जहाज रुकने के बाद उसके लैंडिंग गियर में आग भड़क उठी, जिस पर एयरपोर्ट के अमले ने फौरन काबू पा लिया। फ्लाइट 236 एविएशन हिस्ट्री का वह पहला और आखिरी मुसाफिर तैयारा था जिसने बगैर इंजन के सबसे ज्यादा वक्त तक ग्लाइडिंग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस इंसिडेंट के बाद एयरबस ने एक नया सिस्टम इंस्टॉल किया, जिससे फ्यूचर में पायलट्स को फ्यूल लीकेज का पता चल सकेगा। 1 साल बाद कैप्टन रॉबर्ट पीशे और फर्स्ट ऑफिसर डर्क डिजैक को एयरबस A330 पर डेड स्टिक लैंडिंग करने पर सुपीरियर एयरमैनशिप के अवार्ड से नवाजा गया।